बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंटरपोलेशन का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने जितनी इंटरपोलेशन डिस्कस की है आपके साथ, उसमें सिर्फ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को छोड़कर बाकी तमाम इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल्स के लिए थी, यानी इक्वल इंटरवल्स के लिए हम वैल्यूज़ को इंटरपोलेट कर रहे थे। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक, और ये है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। यानी अगर हमारे पास अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं और आपने वैल्यू को इंटरपोलेट करना होता है तो उनके लिए कौन सा मेथड को यूज़ किया जाएगा। दो मेन टेक्निक हैं, एक है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला और सेकंड है न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला विद डिवाइडेड डिफरेंस, और इन शॉर्ट न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊं कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और सेकंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला: लेट f of x be a polynomial of nth degree, taking the values of f of x naught, f of x1, f of xn for an arguments and x naught, x1, xn। ठीक है जी, तो ये है आपके पास आर्गूमेंट्स हैं, वैल्यूज़ गिवन है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इन शॉर्ट डेटा पॉइंट्स गिवन है आपके पास, यानी x नॉट, y नॉट, x1, y1, xn, yn, ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मे बी इक्वल और अनइक्वल, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने जो भी फार्मूलाज पढ़ा है उन पर भी आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है आपके पास कि जब आपके पास अनइक्वल इंटरवल्स हैं तो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला ड्राइव कैसे किया जाता है। सबसे सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा, बस अब आपने फोकस करना है। सपोज कीजिए कि फॉर अ गिवन x ही किसी गिवन वैल्यूज़ के लिए मुझे f of x फाइंड आउट करना है, यही हमने इंटरपोलेट करना होता है। f of x हमें मालूम नहीं है, तो हम इसका डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम और लिखना चाहें तो क्या होगा। इन शॉर्ट ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं ये बेसिकली उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑफ कोर्स के उसका जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा ऑफ ऑर्डर n+1 वो बेसिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है इसको, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। अगर आपको याद हो, इससे पहले अगर आप चाहें तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस वाली आप वीडियो ज़रूर देख लें, जिसके अंदर मैंने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया था और उसकी मदद से न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बनाया था। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं f of x, x नॉट, x1, x2, xn इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ किया है और n+1 ऑर्डर के हैं, यानी x नॉट से लेकर xn तो n है ये, लेकिन अगर x भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं यानी इंक्लूड करते हैं तो ये n+1 हो जाएगा। और ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली उस पॉलिनोमियल पर लाई करते हैं जिसकी मदद से हम इंटरपोलेट करते हैं, लिहाजा हम सब उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये एक्चुअली 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब नहायत गौर से आपने देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ज़रा रिकॉल कीजिए कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल भी करवा देता हूँ कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये लिखा हुआ है f of x नॉट, x1, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे f of x1 माइनस f of x नॉट एंड डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं f of x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट माइनस f of x नॉट एंड डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। यानी ये जो मेरे पास रिजल्ट था, इस रिजल्ट को मैंने दोनों हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, फर्दर अगर आप चाहें तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो f of x1 है इसको आप लिख सकते हैं y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट, और इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं y नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हमने डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है बिटवीन x नॉट और x1 के दरमियान, तो नोट करें इसका रिजल्ट निकल रहा है y1 पहले y1 ऊपर आ जाएगा, फिर x1 माइनस x नॉट। अगर देखें तो ये y1 यानी 1 वाली ये जो टर्म्स हैं ये सेम है। इसी तरीके से ये है बेसिकली y नॉट, तो अगर मैं इसके अंदर से माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, डिनोमिनेटर से माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँ
तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह हो जाएगा, y1 ओवर x1 माइनस x0 तो एज इट इज़ है। माइनस को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा और ये बेसिकली x0 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक रूल समझ में आ गया कि अगर आपने x0 x1 को डिवाइडेड डिफरेंस बनाना है इसका, तो इसको लिखने का आपके पास अब एक और तरीका आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं f ऑफ x0 कॉमा x1 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि x0 है तो पहले आप लिख लें y0 और आप स्टार्ट करें x0 से और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें x1। इसी तरीके से प्लस टाइम, फिर यहाँ पर जो है वो बेसिकली x1 है, तो x1 आपको ये बताता है कि आपने ऊपर लिखना होगा y1 और यहाँ पर आपने लिखना होगा x1 माइनस x0, क्योंकि आपके पास जितने डेटा पॉइंट्स हैं तो उन सब से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल ये x0 और x1 है, तो आप यहाँ पर लिखें y0 देन x0 और फिर यहाँ पर एक x1 बचता है तो x1 से सब्ट्रैक्ट करवा दें। इसी तरीके से ये y1 है और आपने लिखा है x1 और आपने इसको x0 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो उम्मीद है कि आप इसको एक्सपेंड कर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम ज़रा और थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2 को हम यानी इस डिवाइडेड डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर हमारा डिवाइडेड डिफरेंस उसको कैसे लिखेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें समझ आता है कि हमने इसको लिखना होगा y0, एक पहले y1 y0 का एक आपके पास रूल लिखना होगा आपने, फिर इसके बाद आपने न्यूमिनेटर में y1 आना चाहिए और इसी तरीके से फिर आपके पास y2 आना चाहिए। ठीक है, ये बात तो आपके समझ आ गई होगी इसी रूल को देखते हुए कि ये x0 है और ये x1 था, तो आपने पहले y0 लिखा और y1 लिखा। इसी तरीके से x0 x1 x2 है, तो इसी तरह y0 y1 और y2 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर कैसे बनाना है, चूँकि ये x0 है तो अब आपने इसको लिखना होगा x0, राइट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना होगा इसके रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, x0 माइनस x1 एंड x0 माइनस x2, राइट। इसी तरीके से y1 को आप कैसे लिखेंगे, y1 के लिए, अब y1 के लिए आपने यूज़ करना होगा x1, पहले x1 और इन दोनों पॉइंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो x1 माइनस x0 और ये बन जाएगा x1 माइनस x2। इसी तरीके से y2 के लिए आप कैसे लिखेंगे, ये ऑफ कोर्स हो जाएगा x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए ये बताएं आप कि अगर आपने इसको x1 कॉमा x2 कॉमा x3 के लिए खोलना है, तो अब आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ऑफ कोर्स इसको लिखना होगा y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3। ठीक है जी, तो मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको। इसी तरीके से ऊपर आएगा y2 और डिनोमिनेटर स्टार्ट होगा x2 से और x2 माइनस x1 हो जाएगा, फिर x2 माइनस x3 होगा आपके पास, राइट। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, x1 x2 और ये x3 होना चाहिए था। ठीक है, ये x1 माइनस x3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 तो हम 1 तो ये 1 है, 2 यूज़ कर चुके हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आप करते हैं y3 के लिए लिखते हैं, तो y3 के लिए रूल कैसे लिखेंगे आप, ये बनेगा x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने वापस प्रॉब्लम की तरफ। हमने करना क्या है, हमने एक्सपेंड करना है, किसको एक्सपेंड करना है, हमने एक्सपेंड करना है f ऑफ x कॉमा x0 कॉमा x1 कॉमा x2 डॉट डॉट कॉमा xn इज इक्वल टू 0 को एक्सपेंड कर हमने देखना है कि इसकी फॉर्म क्या बनती है। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस चूँकि बताया है, तो बेसिकली ये भी एक डिवाइडेड डिफरेंस है, तो आपने इसको डिवाइडेड डिफरेंस से लिखना होगा। अब ज़रा आप मुझे बताएं कि इसको आप कैसे लिखने वाले हैं। ऑफ कोर्स के अब आपको ये पॉइंट ज़रा समझ आ गया होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ x से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो x है, तो इसको आप लिखेंगे f ऑफ x और डिवाइड में आप क्या लिखने वाले हैं, डिवाइड में लिखने वाले हैं आप x माइनस सारे डेटा पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करवा दें x0, फिर उसके बाद x माइनस x1, फिर उसके बाद
कहाँ तक हम मूव करेंगे, x माइनस एक्स एन तक। ठीक है जी, ज़रा बताइए सेकेंड पॉइंट क्या होगा। सेकेंड पॉइंट आपका कैसे निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट होगा आपके पास f ऑफ एक्स नॉट, और f ऑफ एक्स नॉट को आप कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट जी, तो एक्स नॉट माइनस एक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास, ये बनेगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन। राइट, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स लिखना समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें एफ ऑफ एक्स वन के लिए, कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन को, ये आप लिखेंगे एक्स वन माइनस एक्स, देन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और ये कहाँ तक मूव करता है आपका, एक्स वन माइनस एक्स एन तक। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आप मुझे जो है वो लास्ट टर्म लिखवा सकें, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन को आप लिखेंगे एक्स एन माइनस एक्स। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स वन, और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और ये सब इक्वेट हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। तो ये जो आपका फंक्शन था, आपने यानी ये जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस था, इसको आपने एक्सपेंड करा। अब हमारा मेन टारगेट क्या है सॉरी, हमारा मेन टारगेट ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं कि इसको आप सब्जेक्ट बना लें और बाकी तमाम वैल्यूज़ को जो है वो अपनी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। ठीक है जी, तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस के साइन के साथ आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखा हुआ है इसको तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ये सब न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 स्टेप मैं साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, इंतहाई गौर से आपने इसको देखना है। तो जब ये एफ ऑफ एक्स आप कंप्यूट करेंगे, एफ ऑफ एक्स राइट, तो ये किसके इक्वल होगा, एक तो वो जो डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज़ माइनस में आ जाएंगी, ये मैंने अभी आपको बताया राइट, और ये जो डिनोमिनेटर वाला सारा फैक्टर था वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन डॉट एंड एक्स माइनस एक्स एन। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी वो तो एज इट इज रहेगी, एक्स नॉट माइनस एक्स, एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाली जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उस इक्वेशन से आपने एफ ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। जी जनाब, अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो माइनस टाइम न्यूमिनेटर में एफ ऑफ एक्स वन ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके पास होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन सेम, एंड एक्स माइनस एक्स एन। डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स, फिर उसके बाद एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और इसी तरीके से ये बन जाएगा एक्स वन माइनस एक्स एन राइट। इसी तरीके से एक दो टर्म्स और लिख लेते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से लिखना आ जाए। ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स टू, और फिर उसके बाद जो है वो आप ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, और इसी तरीके से x माइनस एक्स एन, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगी x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस xn। ठीक है जी, और इसी तरीके से माइनस के साथ फिर जो सबसे लास्ट वैल्यू हमारी बनेगी वो भी हम लिख लेते हैं जी। तो लास्ट वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ये माइनस हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं जी। तो लास्ट वैल्यू माइनस के साथ जो बनेगी आपकी इसी कंटिन्यूशन में वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास एफ ऑफ एक्स एन
x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1। न्यूमरेटर वाला फैक्टर तो ऑफ कोर्स सबके लिए ही सेम रहेगा, और डिवाइड में आपके पास सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स नॉट, और इसी तरीके से एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, राइट। तो यहाँ तक आपने इस फंक्शन की वैल्यू को अलग कर लिया है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। तो अगर आप नोट करें कि ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स नॉट और यहाँ लिखा हुआ है एक्स नॉट माइनस एक्स, तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं अगर आप डिनोमिनेटर से माइनस की साइन को कॉमन निकाल लें। तो डिनोमिनेटर से जब आप माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है। अगेन अगर आप नोट करें तो ये लिखा हुआ है x1 माइनस एक्स और ये लिखा हुआ है x माइनस x1, तो इसके अंदर से भी आप माइनस के साइन को जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इस पूरी फैक्टर के साथ ये पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम यही सारे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लिखते हैं। तो फाइनली जो सिंप्लीफाई कर हमारे पास जो रिज़ल्ट बनकर आएगा वो रिज़ल्ट देख लेते हैं। देन y, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी क्या होगा आपके पास, न्यूमिनेटर में तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स टू, और इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू x माइनस एक्स एन तक चली जाएगी। सेम ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x नॉट माइनस एक्स वन एंड x नॉट माइनस एक्स टू, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी x नॉट माइनस एक्स एन, राइट। इसी तरीके से अब माइनस को तो मैंने आपको बता दिया कि वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली वो प्लस के साथ तमाम वैल्यूज जो है वो प्लस के साथ आएंगे, और डिनोमिनेटर एक वैल्यू को जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट फिर x माइनस एक्स टू, क्योंकि x माइनस एक्स वन से डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर वैल्यू आएगी x माइनस एक्स एन। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज़ बचेंगी, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स टू, और ये आ जाएगा आपके पास x1 माइनस एक्स एन। ठीक है जी। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास टर्म बनकर आएगी वो भी लिख लेते हैं। वो टर्म बन जाएगी f ऑफ एक्स एन। अब ये नोट करें यहाँ पर कि अगर आप x नॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ x नॉट नहीं आएगा, और डिनोमिनेटर में तमाम वैल्यूज़ x नॉट से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बस इतनी सी बात है। तो f ऑफ अगर हम एक्स एन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स एन नहीं आ सकता, यानी x माइनस एक्स नॉट आएगा, फिर यहाँ पर x माइनस एक्स वन होगा, और इसी तरीके से जो आपके पास लास्ट टर्म होगी वो x माइनस एक्स एन माइनस वन हो सकती है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये एक्स एन माइनस एक्स नॉट, इसी तरीके से एक्स एन माइनस एक्स वन, और इसी तरीके से ये बनेगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, राइट। तो ये जो आपके पास फाइनल फार्मूला हमने सेट किया है, इस फार्मूले को कहते हैं लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उम्मीद है कि आपको ये लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला बनाना आ गया होगा। ठीक है जी, ये आपका पूरा मेन फार्मूला कहलाता है, इसे हम कहते हैं लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अनइक्वल स्पेस हो तो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, एक सैम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखते हैं इसी के साथ। चले जी, तो हम बात करते हैं एक सैम्पल प्रॉब्लम की। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं इंटरपोलेट y for x is equal to 3 in the following data by Lagrange formula। तो इसके लिए टेबल आपके पास गिवन है, ये एक टेबल आपके पास दिया हुआ है, जल्दी से ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये डेटा आपके पास मौजूद हैं, 1 2
जी, तो आपके पास ये है x और ये है बेसिकली f ऑफ x। तो 2, 4, 5, 10, 20, 28 एंड 38 बेसिकली ये आपके पास जो है वो डेटा पॉइंट गिवन है। अगर आप नोट करें तो ये अनइक्वल स्पेस है। ठीक है जी, तो इस प्रॉब्लम को हम डील करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लेग्रांज। क्या करना है आपने x यानी f ऑफ 3 पर आपने आंसर बताना है, f ऑफ 3 को इंटरपोलेट करना है। यानी x इज इक्वल टू 3 के लिए y यानी f ऑफ 3 पर आपने इसकी वैल्यू कंप्यूट करके दिखानी है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमें पता है कि डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास x0, x1, x2 एंड x3। तो आप बेसिकली जो लेग्रांज है वो बेसिकली थर्ड ऑर्डर तक यूज़ करेंगे। तो पहले अपना लेग्रांज फार्मूला लिख लेते हैं। बताइए जी कैसे लिखेंगे लेग्रांज फार्मूला। यानी आपका जो f ऑफ x है वो क्या होगा, वो आपका स्टार्ट होगा f ऑफ x0 से और ऊपर x0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है ये होगा x माइनस x1, फिर x माइनस x2 और फिर x माइनस x3, यानी थर्ड ऑर्डर लेग्रांज यूज़ करेंगे। और डिनोमिनेटर होगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। ठीक है जी, इसी तरीके से पहले हम फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना डेटा को यूज़ करेंगे आप। एंड देन प्लस जो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पर वो क्या होगी f ऑफ x1। अब यहाँ x1 नहीं आ सकता, ये x माइनस x0, x माइनस x2 एंड x माइनस x3। और डिवाइड में आपके पास होगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, राइट। इसी तरीके से जो अब आपकी नेक्स्ट टर्म होगी वो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी आपके पास f ऑफ x2। f ऑफ x2 का मतलब है x माइनस x0, x माइनस x1 एंड x माइनस x3। डिवाइड में आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और कौन सी टर्म होगी आपके पास x2 माइनस x3। ठीक है जी, इसके बाद जो आपके पास लास्ट टर्म होगी, क्योंकि आपके पास f ऑफ x3 तक वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो f ऑफ x3 ये बन जाएगा आपके पास x माइनस x0, x माइनस x1 एंड x माइनस x2। डिवाइड में आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। ठीक है जी, तो फाइनली आपका ये जो फार्मूला है ये कंप्लीट हो गया और इस फार्मूले के अंदर से जस्ट आपने वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। ये x0 है, ये y0 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। बस जस्ट वैल्यूज़ को आप इसके अंदर प्लग इन कर दें। तो जब सारी वैल्यूज़ को उसके अंदर हम प्लग इन करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है f ऑफ 3 के लिए। f ऑफ 3 के लिए जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा वो जी क्या बनेगा f ऑफ 3 के लिए। एक तो ये है कि x की जगह पर आपने सारे फार्मूले में, इन तमाम फार्मूलों में आपने x की जगह पर जो है वो 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब आप x की जगह पर 3 रखेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ को डेटा के साथ रखेंगे तो आपके लिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। दिस इज़ 3 माइनस 4, 3 आप स्क्रीन स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, 3 माइनस 10, दिस इज़ 2 माइनस 4, 2 माइनस 5 एंड 2 माइनस 10। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बनेगी 20, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 एंड 3 माइनस 10। और ये जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी आपके पास 4 माइनस 2, 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 10। इसके बाद जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो हो जाएगी 28, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 एंड 3 माइनस इसमें क्या चाहिए आपको,
x3 ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 4 एंड 10 3 माइनस 10 और ये डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, डिवाइड में क्या आ जाएंगी वैल्यूज़ आपके पास। कोर्स ये बनेंगी 5 माइनस 2 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 10। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है आपके पास, वो लास्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास 38, या आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा स्क्रीन को। दिस इज 3 माइनस 2 3 माइनस 4 3 माइनस 5 और यहाँ पर 10 माइनस 2 10 माइनस 4 10 माइनस 5। ठीक है, कैलकुलेटर से जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको जो रिज़ल्ट देगा वो कुछ इस तरह का है। चले मैं इसको और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये बनेगा 140, यानी आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, 140 अपॉन 48 प्लस 280 बाई 12 माइनस 196 ओवर 15 प्लस 76 ओवर 240। तो फाइनली f(3) का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 13.5। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको चेक किया जा सकता है। तो क्या ये 13.5 है जो आपका ओरिजिनल डेटा है। ये देखिए f(3) जो अभी हमने आंसर निकाला है, तो 13.5 यहीं पर कहीं लाई करता है। तो इट मीन्स कि हमने सही वैल्यू को सही तरीक़े से इंटरपोलेट किया है। तो इस तरीके से लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ कर सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये आप लोगों के लिए होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई करना है। एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ और उस डेटा में आपने वैल्यू को इंटरपोलेट करके दिखाना है मुझे। ठीक है जी, ये मैं अपना एक डेटा चार्ट बना लेता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कि कैसे यूज़ करनी है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। 1 2 3 4 सिर्फ एक डेटा पॉइंट को मैंने इंक्रीज़ कर दिया इसके अंदर। तो ये x हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास f(x). हम कह रहे हैं कि ये 5 7 11 13 और 17 के लिए यहाँ पर है 150 392 बड़ी वैल्यूज़ हैं सिर्फ, 14 52 2 3 66 एंड 5202। और आपने जो है वो इवेल्युएट करनी है आपने किसको, f(9) को बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है जी, तो ये आपका टास्क है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फॉर्मली हमारी इंटरपोलेशन का जो टॉपिक है वो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।